नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलना ही रोजगार है, लेकिन ये बात एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पर लागू हो रहा है, उनके युवाओं पर लागू हो रहा है। हो सकता है उनको पकौड़ा तलने लायक ही बना दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वहां दाखिले का प्रोसेस चल रहा है। एक बड़े गड़बड़ झाला का पता चला है कि ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट के आधार पे, कि आपका पुराना सर्टिफिकेट है या करेंट नहीं है, उनको एडमिशन से मना किया जा रहा है। समस्या ये है कि चूंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म भी ऑनलाइन मंगाया गया था, एडमिशन भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आप अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। तो जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उसको, इसी आपदा को वो अवसर में बदल रहे हैं। चाहे जी नीट की परीक्षा हो, मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि आपको ओबीसी आरक्षण इंप्लीमेंट करना है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आईआईटी की परीक्षा हो, वहां यही सब है, यूजीसी नेट। तो कोशिश हो रही है कि आपदा जो आया है उसमें इसको अवसर में बदल के, और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे को, जो हाई स्कूल तक बच्चे हैं, 10+2 तक बच्चे हैं, उनके पास ऑनलाइन के लिए गैजेट्स नहीं है, सामान नहीं है, और जो इंटर पास है, 10+2 कर चुके हैं और जिनको कॉलेज में जाना है, उनको भी दाखिले के लिए रोका जा रहा है। मेरे साथ सुधांशु हैं, डूटा के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और लगातार इन्हीं के फेसबुक पोस्ट के बाद, सूरज मंडल के बाद, लक्ष्मण यादव के बाद और कौशल पवार, इन 4 लोगों का फेसबुक मैंने देखा था, जिसके बाद ये मेरे संज्ञान में आया। तो हमने तय किया कि ये वो खबरें हैं जो आपके भविष्य से जुड़ी है, इस देश के भविष्य से जुड़ी है, तो आप तक पहुंचाई जाए। सुधांशु मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में सूरज मंडल जुड़ेंगे, लक्ष्मण यादव भी जुड़ेंगे और केपी कौशल पवार भी जुड़ेंगे। तो सुधांशु सर से बात करें। सुधांशु सर, क्या अपडेट है? दाखिला कब से शुरू हुआ और ओबीसी के छात्रों के साथ क्या किया जा रहा है? नहीं, दाखिला दरअसल 12 तारीख से शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, 12 अक्टूबर से। फॉर्म तो इन्होंने जुलाई के अंदर, जून और जुलाई में भरवाया था, और ऑनलाइन ही फॉर्म था। पूरा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था। अभी एडमिशन जो होगा वो भी प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। और उसमें क्या दिक्कत जो आ रही है, दरअसल देखिए क्या होता है, बार बार ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है ऐसे प्रावधान करता है जिससे एडमिशन में परेशानी आए। कभी भी मैंने नहीं देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको स्मूथ बनाने का काम या इजी बनाने का काम नहीं करता है। अभी क्या था कि पिछले साल भी यही प्रोसेस था, उसके पिछले साल भी यही प्रोसेस था। क्या करते हैं ये कहते हैं कि भाई जो करंट बजट सेशन जिसको आप कह सकते हैं, कि जो, या आर्थिक सेशन जिसको आप बोल सकते हैं, 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक का जो दौर है, उसके बीच का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ओबीसी के लिए बोलते हैं। रीजन ये देते हैं कि भाई चूंकि आप क्रीमी लेयर हैं या नहीं है और इनकम बदल जाता है, इसीलिए आपको करंट सर्टिफिकेट देना है। इसमें क्या होता है कि जब आप देखेंगे डीओपीटी का गाइडलाइन है 2016, वो कहता है कि इनकम का क्राइटेरिया 1 साल में तय नहीं होगा। एक इनकम का क्राइटेरिया अगर किसी का निर्धारित करना है तो वो 3 साल के ऊपर तय होगा। तो 3 साल के ऊपर अगर तय होगा तो पहला सवाल तो यही है कि भाई आप फिर क्यों हर साल नया सर्टिफिकेट मांगते हो? पहला प्रश्न तो ये। 3 साल तक तो एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट जो बन गया उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आप जो है हर बार सोचते, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने, आपको निर्धारण करना है कि भाई 1 साल में 5 लाख कमाया, दूसरे साल में 5 लाख कमाया, तीसरे साल में 5 लाख कमाया, और एवरेज एक 5 लाख है, उसके आधार पे आप सर्टिफिकेट बनाना है। तो 1 साल में मान लीजिए अगर किसी ने 8 लाख भी कमा लिया तो बाकी के 2 साल 5-5 लाख ही कमाए, तो उसका चेंज कैसे हो जाए? तो ये बहुत पहले, और ये डीओपीटी कह रहा है, कोई मैं या कोई ओबीसी संगठन या ओबीसी का व्यक्ति नहीं कह रहा। ये भारत सरकार की संस्था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का है, ओएम है 2016। नहीं मानते हैं ये लोग, पहली बात। हम लोगों ने पिछले साल भी जो एकेडमिक काउंसिल में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में, पिछले साल एडमिशन कमेटी के कन्वीनर थे हमारे यहाँ राजीव गुप्ता। उन्होंने क्या जो कह सकते हैं कि जो सरासर जिसको कह सकते हैं बदमाशी या एक तरह से ओबीसी के अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए वो प्रोसेस था। पिछले बार भी हम लोगों ने जब शोर शराबा किया तो एक प्रोसेस बना दिया कि अच्छा जी आपका एडमिशन होगा, आपको जो है एफिडेविट भर के देना पड़ेगा कि 14 दिन 15 दिन, कॉलेज के ऊपर था। पिछले बार कई कॉलेज 21 दिन का भी समय दे रहे थे, और वो हो जाता है जब आप कॉलेज के ऊपर छोड़ देते हैं तो थोड़ा थोड़ा लिबर्टी मिलती है। तो उसमें कम से कम ये लाभ हुआ कि किसी बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट नहीं हुआ। एडमिशन उनको, जैसे
प्रोविजनल एडमिशन देके और उसके बाद 15 दिन 20 दिन में बच्चा जो है सर्टिफिकेट लेके आता। तो ये तो मतलब एक तरह से प्रोविजनल जो तत्कालिक जो सेफ है वो चीज चल रहा। और दूसरा उसमें जो एक परेशानी था, मैं ये भी बताऊं कि दर्शकों को समझना चाहिए कि कैसे बेईमानी की जा रही है विश्वविद्यालयों के अंदर, और ये अक्रॉस द कंट्री है ये बेईमानी। ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो फॉर्म भरने की जो फी है वो ईडब्ल्यूएस का और एससी का और एसटी का तो इक्वल है, और ओबीसी और जनरल का अलग। जैसे अभी जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिटन एग्जामिनेशन वाले जो फॉर्म निकाले थे जिसमें रिटन एग्जामिनेशन की व्यवस्था थी, उसमें ओबीसी और जनरल की फी थी 700 रुपए, और एससी और एसटी की और ईडब्ल्यूएस की फी थी 200 रुपए। ठीक है, हम लोगों ने उसी समय से पिछले साल भी इसके लिए एकेडमिक काउंसिल के अंदर 2.5 घंटे बहस हुई थी, और हम लोगों ने बहुत सख्ती से बोला था कि ये आप सरासर अन्याय कर रहे हो। जो सुविधा एससी एसटी को मिल रही थी वो हमें भी मिल रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप 200 ईडब्ल्यूएस वालों को भी देते हो तो, लेकिन ओबीसी को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों? ये एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा सर, सब लोग को अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरी जो जानकारी मिली थी, डॉक्टर कौशल पवार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सूरज मंडल साहब हैं, वो भी वहां पर प्रोफेसर हैं, लक्ष्मण यादव है, वो भी प्रोफेसर है, सुधांशु जी हैं जो उनका के वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्रोफेसर भी हैं। इन 4 लोगों को मैंने लगातार सक्रियता देखी थी सोशल मीडिया पर, लगातार लिख रहे थे कि ओबीसी के बच्चों के साथ गड़बड़ी हो रही है। वो सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारी शुरुआत सुधांशु जी से हुई है जो पूरा बता रहे हैं, डॉक्टर कौशल पवार भी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल भी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण भी हैं और डॉक्टर सुधांशु भी है। सुधांशु सर अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ जी, तो उसमें क्या हुआ कि पिछले बार जब हम लोग शोर शराबा कर रहे थे तो लॉजिक सुनिए, जो एडमिशन कमेटी कन्वीनर राजीव गुप्ता ने लॉजिक दिया। हमने ये पूछा था कि भाई ऐसी 8 लाख का प्रावधान जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी है और 8 लाख का ओबीसी के लिए भी है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा है, ओबीसी को तो और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ईडब्ल्यूएस को कोई सुविधा नहीं मिलती, तो इसलिए उनको तो हर चीज जोड़ दिया गया है उनके इनकम क्राइटेरिया में, इसलिए हमने उनको सुविधा दी। मैंने पूछा था अंदर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में कि आपने ठीक है, आपने आर्थिक चीजें तो जोड़ ली, लेकिन जो हमारे साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्याय हुआ उसका आप क्या क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं और कितना अमाउंट उसका लगा रहे हो? मोटा मोटी यही था ना कि जो 3 महीने करेंट मतलब वो कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं नया। हाँ नहीं, हाँ वही था। और अभी देखिए क्या हुआ, सुनिए एक पूरा सा एक रिपोर्ट इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा डेवलपमेंट है, तो मैं शुरुआती रिमार्क्स में दे दूंगा जो दर्शक है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं ना कि ये पहले ही हम लोग बच्चों को बचा दे, क्योंकि दाखिले का तो अभी तारीख बचा हुआ है। हाँ, तो तीन नया सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मार्च 1 अप्रैल 2020 से आगे का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पहले का मांगे थे तो वैलिड नहीं है। अच्छा, कब तक पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है? दाखिले का डेट कब तक है लास्ट? अभी फर्स्ट कट ऑफ का तो आज लास्ट डेट हो गया। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं और ओबीसी के हैं और इस तरह के गड़बड़ झाला फजियत से बचना चाहते हैं तो तत्काल नया सर्टिफिकेट बनवाइए। मैं तमाम मुद्दों पर आऊंगा। डॉक्टर कौशल पवार है, आपको क्या गड़बड़ी, आपके कॉलेज में क्या गड़बड़ी दिखी थी जो आपने कहा कि कुछ दिक्कतें हो रही है छात्रों को? देखिए, पहले दिन का जो कट ऑफ का हमारा एडमिशन का प्रोसेस था उस टाइम तक पूरे कॉलेज में ये डिसाइड, मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन ही नहीं थी कि आपको ओबीसी की सर्टिफिकेट अगर बच्चे के पास लेटेस्ट वाला मार्च 2020 वाला अगर नहीं है तो उसको पेंडिंग में डालें। आप सीधा रिजेक्ट किया गया था फर्स्ट डे, और इस पे लगातार हम लोगों ने बातचीत करी कि आप इसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं फिर, और अगर आप पेंडिंग में भी डालते हैं तो कोई गाइडलाइन तो हो जिससे बच्चा कम से कम ओबीसी का सर्टिफिकेट बाद में दे, या कम से कम एटलीस्ट अगर 2000 पिछली जो पास्ट जो प्रैक्टिस रही थी कि अगर मान लीजिए ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टूडेंट के पास पुराना है तो इनकम टैक्स वो इनकम सर्टिफिकेट वो लेटेस्ट वाला लगा लेता है, तो हम उसको अच्छा, मतलब वो क्रीमी लेयर का भी मामला था उसमें। हाँ, उसमें ये कॉलेज स्तर पे हो रहा था, गाइडलाइंस कोई नहीं आई थी ऐसे कि ऐसा मैंडेटरी करना है, नया सर्टिफिकेट दिखाना है पुराना, ये अपने साहब लोग कर रहे थे अपने स्तर से। फर्स्ट डे तो आया ही नहीं ना कुछ, फर्स्ट डे तो रिजेक्ट हुए लगभग सबके फॉर्म। सूरज मंडल साहब, आपकी क्या जानकारी थी, आपके यहाँ क्या हो रहा था? ये जानकारी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दें शंभू जी। जी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। ये देखिए आपराधिक मामला है,
ये सामाजिक और सिर्फ शैक्षिक मामला नहीं है। जानबूझकर जाति के आधार पर प्रताड़ित करने का ये दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे नया और सबसे जाहिर और क्या कहते हैं सबसे घिनौना कार्य हो रहा है। जबकि पिछले बार नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने बुलाकर ये बातें स्पष्ट की थी और दोबारा हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन को हम लिखे हैं कि इस तरह से अगर किया जाएगा, आज कम से कम 5 लोग, शंभू जी, 5 ऐसे व्यक्ति जिसमें 2 व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, चैलेंज्ड है, उन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और ये रिजेक्ट करने वाले वही लोग हैं जो विश्वविद्यालय में राजीव गुप्ता नाम के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर बने हुए हैं, जो जातिगत आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन उनको प्रोटेक्शन देती है। और इस देश में जहां चुनाव हो रहा है बिहार के, मैं वहां भी मैं लोगों को सुनाना चाहता हूं कि जिस पार्टी, जिस संगठन के माध्यम से आप लोग ये देखते हैं कि पिछड़ों की आवाज आ रही है, वहां आपके लोगों को इस तरह से एडमिशन लेने के लिए कानूनन सही रहने पर भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में और एमएचआरडी के संरक्षण में हो रहा है। ये लोग जानबूझकर चाहते हैं कि बच्चे एडमिशन नहीं ले। और मैं आपको बता दूं शंभू जी, अभी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी शेड्यूल कास्ट बच्चों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां रोज आंदोलन हो रहा है और रोज लोगों को आज इस कोरोना के समय में भी बच्चे जा रहे हैं, वहां अपनी बात कर रहे हैं और वहां शेड्यूल कास्ट के बच्चों को और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों के साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है। चाहता हूं कि पहले जानकारी मिल जाए। लक्ष्मण, आपकी क्या जानकारी थी, आपको क्या लग रहा था? बिल्कुल यही मामला था और बिल्कुल यह मामला एक तर्क से जुड़ता है कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन को तो किसी तरह इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पूरे देश में, लेकिन कभी ओबीसी आरक्षण को मतलब आत्मसात किया ही नहीं। इसलिए हर बार कोई न कोई बहाना बनाते हैं कि ओबीसी के बच्चों का एडमिशन प्रभावित किया जाए। मेरे कॉलेज में कॉलेज का मामला तो जिस तरह बाकी कॉलेज का वही हमारे यहाँ भी हुआ कि शुरुआती दौर में आप इतने बड़े विश्वविद्यालय के 56-60 हजार बच्चों का एडमिशन करते हैं और आपने बिना ये क्लियर गाइडलाइन के एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया कि ओबीसी के बच्चों के पास सर्टिफिकेट अगर नहीं होगी तो वो क्या करेंगे। तो शुरुआत के पहले दूसरे दिन कितने बच्चे ओबीसी के अफेक्टेड होंगे? अगर ये सीट चोरी करना शुरू कर दे तो लगभग कितने ओबीसी के बच्चे आते थे जो जिनको गड़बड़ी हो जाएगी अगर फर्स्ट फेज में भी इन्होंने गड़बड़ किया तो? नहीं, देखिए जिसके भी परसेंटेज अच्छे होते हैं, जिसके उनके फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में ज्यादातर एडमिशन अच्छे कॉलेजेस के अच्छे कोर्सेज में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट कोर्स कट ऑफ है और जिसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनको एडमिशन अगर नहीं मिला तो फिर उन्हें समझौता करके किसी खराब विषय में खराब या कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं छोटा चाहता हूं कि सवाल रखूं, लोगों को सीधे सीधे समझ में आए। सुधांशु, पिछला गाइडलाइंस क्या था जब नया गाइडलाइंस नहीं आया? चूंकि आप डूटा में भी रहे, पिछला गाइडलाइंस क्या था और जब गाइडलाइंस ही नहीं आया तो लोग क्या गड़बड़ी करे? पिछला गाइडलाइंस क्या था? पिछले में देखिए, पिछले में यही था कि अगर मान लीजिए किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है करंट सेशन का, तो वो एक एफिडेविट भर के देगा कि हम जो है आपको 14 दिन में या 21 दिन के अंदर आपको हम जो है अपने अपने स्टेट में जाके और नेशनल सर्टिफिकेट बनवाना। ये भी है, जैसे अभी बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी आएगी और भी कट ऑफ आने वाले हैं, तो आपने अगर स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो मान्य नहीं कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको राष्ट्रीय स्तर का जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन होगा, वो सर्टिफिकेट बनवाना। इस बार वो रूल नहीं था। इन्होंने, आपको मैं बताऊं, मेरे पास पूरी सूचना है, क्लियर कट इन्होंने ये कहा था, लिखा हुआ है उसके ऊपर, जो हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है उसके ऊपर इस साल वाले प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास नहीं रहता है 2020 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट तो उसका एडमिशन रिजेक्ट करना, ये लिखा था इस बार इन्होंने। ये खेल था। देखिए, जो बातें मैं कह रहा हूं ये तब कर रहा है। इनको आइडिया था कि बच्चे चूंकि अभी बनवा नहीं पाएंगे, लॉकडाउन है, डीएम कलेक्टर से मिल नहीं पाएंगे, तो हम इनको दाखिला ही नहीं देंगे। देखिए, ये ऑलरेडी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मार्च के महीने में जब ये कोरोना शुरू हुआ था, अप्रैल के आसपास हम लोगों ने, जब इनका प्रोस्पेक्टस पब्लिक हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का,
तो हमने और भी देश भर से कम 15-20 लोगों ने ओबीसी कमीशन को कंप्लेन किया था, और ये हमने कहा था कि इनको रिक्वेस्ट किया जाए कि कम से कम, चूंकि इस बार पेंडेमिक का सिचुएशन है, सरकारी कार्यालय लगभग जो है बंद है सारे राज्यों में और केंद्र शासित जगहों पर, तो इसलिए कम से कम इस बार ये बाध्यता की पूरी तरह से छूट दे दिया जाए कि नहीं जी, इस बार आपको हम पुराने सर्टिफिकेट पे एडमिशन देंगे। ये वाइस चांसलर कौन है आपके अभी यूनिवर्सिटी में? हमारे यहाँ अभी प्रो वाइस चांसलर है, लेकिन वो अभी अस्वस्थ है। वो भी रहते थे तो वही करते थे, वो कोई लेकिन अभी जो है, जो एक्टिंग वाइस चांसलर है जोशी जी हैं, तो अभी उनके नेतृत्व में सारा काम चल रहा है। अब तो ज्वाइन कर लिया, आप ही पर आ रहा हूँ। ओवरऑल बीमार थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सुधांशु वाइस चांसलर नहीं है। सुधांशु सर, कितनी सीटें बनती है ओबीसी एससी एसटी की रिजर्व कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओवरऑल एडमिशन की बात करें तो? देखिए, लगभग 16,000 ओबीसी का सीट बनता है। हाँ। 16,000, क्योंकि 56,000 तो सीट पहले से थी। 25% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद जो है सीटें बढ़ी हैं, तो आप मोटे तौर पे लगा लीजिए 70,000 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा इस बार, और 70,000 का 27% और 70,000 का 22%, तो 16 से 17,000 ओबीसी की सीटें, और लगभग जो है आपको 14,000 के आसपास एससी एसटी की सीटें। और ये भी सूचना हमारे साथियों को जाननी चाहिए कि हर साल कम से कम 3 से 4,000 ओबीसी की सीट और इसी तरह अनुपात में 2 से 1,000 एससी एसटी की सीटें खाली रह रही हैं। इतना ज्यादा लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी बेईमानी करके सीट खाली रखता है, खाली रह उसको बाद में जनरल से भरता है। ऊपर आएंगे कैसे बैकलॉग के नाम पे जनरल कर दी जाती है सीटों को। कौशल मैम, क्या शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को ठीक ठाक उनके साथ भी कोई दिक्कत हो रही है या सिर्फ ओबीसी के साथ दिक्कत हो रही है? देखिए, पहले दिन की जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, जैसे कट ऑफ आता है तो ओबीसी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, और ये डिपेंड करा फिर जो टीचर इंचार्जेस हैं। जैसे हमारे कॉलेज में अगर मैं अप्लाइड एक तरह से सर्वे की करा लूं, फर्स्ट डे बहुत सारे स्टूडेंट आए, एकदम आए, क्योंकि कंडीशन उस तरीके से पहले वाली हमारे सब्जेक्ट में नहीं थी। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, फिर पेंडिंग डॉक्यूमेंट में रखा, ताकि यूनिवर्सिटी जब तक डिसीजन ले तो हम कम से कम एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करें। ये हमने प्रिंसिपल से दबाव डाला और ये हुआ। दूसरी चीज ये एससी का, एसटी का, ओबीसी का, रिजर्व कैटेगरी का सबसे भारी जो मुझे जो समझ आता है वो ये कि कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि स्टूडेंट जैसे ही अप्लाई करता है, मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट में अगर वो जनरल में फाइट कर रहा है, ओपन में अगर उसका आ रहा है तो ओपन में दिया ही नहीं जाएगा उसको। हमारे कई स्टूडेंट ऐसे थे ओबीसी के, क्योंकि मैं खुद भी एडमिशन में खुद कर रही हूँ, मैं खुद टीचर इंचार्ज हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट की। अच्छा। वो क्या रहा है कि हम अगर उनकी कट ऑफ जब चेक करते हैं उसकी कट ऑफ, और अगर वो यूआर में कट ऑफ आ रही है तो उसको यूआर में दिया जाना चाहिए। तो हमने उसमें अब की बार 2 कॉलम रिमार्क फॉर कॉलेज, तो हमने उसमें रिमार्क में डाल दिया कि आप इसको एडमिशन में भी यूआर, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट करंट वाला नहीं है तो अगर आपका यूआर में आ रहा है तो आने दीजिए। लेकिन सिस्टम कंप्यूटर में ऐसा है, चाहे वो एससी का स्टूडेंट हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, अगर ओपन कैटेगरी में आ भी रहा है तब भी उसका ओपन कैटेगरी में नहीं होता। नंबर 1 ये कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर रहा है। इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि आप, अगर मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल एकदम जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ, मैंने डाली है जिसमें मैंने रिकमेंड किया है स्टूडेंट को कि एडमिशन में भी रिकमेंडेड इन यूआर, आप उसमें दीजिए इसको एडमिशन यूआर में। जब आपका जब एडमिशन आ रहा है कट ऑफ में यूआर में, तो आप यूआर में क्यों नहीं दे सकते एडमिशन? बट उसका सिस्टम कंप्यूटर का ऐसा बना हुआ है, इसको हम लाख टीचर इंचार्ज करके भेज दे, लेकिन जब कन्वीनर के पास जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिसका एससी का एससी में जाएगा, चाहे भले ही। क्या लग रहा है ये पूरी तैयारी है शायद, मतलब मेंटली प्रिपेयर है ना, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर। आप ये देखिए, हमने डीन से फोन किया, हमने कहा कि आपने कोई गाइडलाइन क्या है हमारे पास, हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा मार्च तक डेट का हमने दिया हुआ है, हमने टाइम दिया पहले बाकायदा, ये उनका तर्क था। तो उसमें हमने ये तर्क कहा लगातार, मैंने खुद प्रिंसिपल से बात करवाया। मैंने कहा आप ये तय करवाइए कि आप कह रहे हैं कि हमने जून तक टाइम दिया था, अरे मार्च में तो लॉकडाउन शुरू हो गया था, जब आपकी खुद की यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद थी, नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं आ रहा था, काम बंद पड़ा हुआ था। जब आपकी खुद की यूनिवर्सिटी बंद थी तो दूसरे ऑफिस कैसे खुले हो सकते हैं? वो एडमिशन में वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए काम कर सकते हैं।
जब आपका अपनी खुद की यूनिवर्सिटी आपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बंद किए हुए हैं कोरोना के कई फैक्टर के कारण, तो ओबीसी के सर्टिफिकेट बनेंगे कैसे? दूसरी चीज ये आपने कॉलम जो बनाया, मैंने कहा ना कि एक अल्टरनेट था हमारे पास मैनुअली, जो पिछला साल का जो पास्ट प्रैक्टिस थी कि जो स्टूडेंट ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, अगर उसके पास करंट सर्टिफिकेट नहीं है तो करंट एफिडेविट ले आए वो। लेकिन जो ये ऑनलाइन जो फार्म है उसमें तो कॉलम ही एक है, बच्चा उसमें या तो इनकम वाला भरे या ओबीसी सर्टिफिकेट भरे। अब इनकम वाला कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत महान है, वो चेक नहीं करना चाहते हो तो वो सिर्फ ओबीसी का स्टैंप देखते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट। लेकिन स्टूडेंट कैसे करे, ये बहुत भारी समस्या है। और सर्टिफिकेट हम सब जानते हैं इतनी आसानी से नहीं बनता, और आज जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो आपको यूनिवर्सिटी कम से कम, हम लोगों ने इसके ऊपर एक दबाव बनाया, और ये इसके लिए तो हम लोग यूनिवर्सिटी के आभारी भी हैं कि कम से कम फर्स्ट डे वाले जितने भी थे वो टीचर बहुत, मतलब मैं उनको थैंक यू बोलूंगी, जो सोशल जस्टिस पे काम करते हुए पेंडिंग में उनके फार्म डाल रहे थे। अगर आपने रिजेक्टेड वाले में डाला तो आपका एडमिशन आपका हो ही नहीं सकता, लेकिन पेंडिंग वाला ये है कि हमने मांग लिया, फिर अंडरटेकिंग ले लिया 14 दिन का, ये दबाव की वजह से हुआ। तमाम चीजें दबाव मैं आता हूं, मैं बहुत ही बड़ी खबर है ये, और बहुत जरूरी खबर है। सूरज मंडल साहब, ये जानबूझकर किया जा रहा है और इस बार सबसे बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये बिल्कुल आपदा में अवसर है। देखिए, ये बिल्कुल आपदा में अवसर खोजा है इन्होंने। और ये मैं जो हमारे सहयोगी बोल रहे थे, ये तो उसको बहुत ही माइल्ड वे में बोल रहे हैं कि इसको पेंडिंग में डाला है, ये किया है। ये साजिश है, और ये साजिश की शुरुआत मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो यहाँ डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, उसके ऑफिस में यही नीति बनती है। जो हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स थे जो एडमिशन कमेटी में थे, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को या शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मदद करते थे, उनको इस बार निकाला गया है उस कमेटी से। और क्यों निकाला गया है? क्योंकि वो उनको मदद करते थे, आउट ऑफ हैंड करते थे, यानी कि उनकी जिम्मेदारी जहां नहीं थी वो भी वो उनको समझाते थे। इस बार तो लोगों को मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, आपके सीधे सीधे वेबसाइट पे आ जाता है यू आर रिजेक्टेड। व्हाई रिजेक्टेड? एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू देम, अगर आप पूछना चाहेंगे कि क्यों रिजेक्ट हुए हैं हम, तो कोई जवाब नहीं आता है। नोडल अफसर्स बने हैं, किसी की कोई यहाँ पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर एक बच्चा बैकवर्ड क्लासेस का सिर्फ इस वजह से अपना एडमिशन को नहीं पा सकता है क्योंकि उसको नियम के विरुद्ध उसके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट किया गया, तो उसको देखने वाला इस विश्वविद्यालय में कोई नहीं है। और इस विश्वविद्यालय की मैं क्या बात करूं, इस देश में कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो सरासर अन्याय है शंभू जी, कि 27% जो आरक्षण है वो एक तरह से ऑटो का ऐसा नजर आ रहा है कि उनके आके उनके गले का फांस बनने वाला है, और उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको नहीं देने के लिए ये तत्पर है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही है जिसकी मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर भर्त्सना करता हूं, और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इसमें जांच की जाए, और जो लोग बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों के साथ और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो। जी, मैं एक सेकंड लूंगा आप लोग का। देखिए, ये 4 लोग जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर कौशल पवार, डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर सुधांशु, ये चारों प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं वहां। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला का मामला है, तो आप गफलत में। मैं इसलिए कहता हूं जाति नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बच्चे ड्यू तक पहुंच रहे हैं और उनके साथ ये हो रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आरक्षण की लड़ाई आप छोड़ देंगे, भागीदारी की लड़ाई, तो सोचिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे पकौड़ा तलना होगा। सुधांशु, नया अपडेट क्या हुआ, आप बताइए कि क्या सुधार हुआ है जब आप लोगों ने लगातार दबाव बनाया तमाम लोगों ने? क्योंकि इन 4 लोगों का मैं लगातार पोस्ट देख रहा था, आप ही लोग सक्रिय थे जिस पर बात कर रहे थे। कोई तब्दीली होती दिख रही है सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ में? नहीं, इसी में कर दिया है। कल रात में एक्चुअली जब हम लोगों ने काफी शोर शराबा करा सब लोगों ने मिलके, और प्रेस में दिया, यूनिवर्सिटी को लिखा, तो उसके बाद जो है कल रात के में लगभग 7 बजे शाम, 6 बजे शाम के आसपास 2 लेटर जो है एडमिशन कमेटी ने जारी किया है। एक बार एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस बार जो एडमिशन कमेटी कन्वीनर है वो शोभा वगई है,
जो CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में। नहीं, वो राजीव गुप्ता अपने अंडर में सब कुछ लिए हुए है, वो नाम मात्र है। राजीव गुप्ता जो है वही सब कुछ कर रहा है। अच्छा ठीक है, उनकी कैटेगरी बताइए। तो उसमें क्या हुआ कि अभी इन्होंने जो 2 लेटर जारी किए हैं, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, और एक एफिडेविट का फॉर्म है जो अब बच्चों को भरना है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट नहीं है, हम 14 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बना के देंगे। ये SC/ST के लिए भी जारी हुआ है और OBC और EWS के लिए भी जारी हुआ है। SC/ST PWD का एक चिट्ठी और OBC और EWS का एक चिट्ठी। लेकिन एक चीज देखिए, एक चीज और क्लियर कर दूं, समझ एक चीज सुन लीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कौशल जी सोशल जस्टिस से जुड़ी है, इन्होंने लड़के अपने कॉलेज में पेंडिंग करा ली। बहुत सारे कॉलेजों में रिजेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और रिजेक्शन के साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेचारे को पता ही नहीं लग रहा है कि वो रिजेक्ट क्यों हुए हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो परेशान है। इसलिए कुछ लोगों ने लिखा है जानबूझ के फेसबुक में कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे संपर्क करो, और हम लोग फिर कॉलेजों के अंदर बात कर रहे हैं अपने साथियों से कि भाई देखो इस कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ, उसका रीजन पता करो। तो आप मान लीजिए जिस बच्चे बेचारे को ये पता ही नहीं होगा कि उसका रिजेक्शन सर्टिफिकेट की वजह से हुआ, वो तो ये मान लेगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया था मुझे एक सर्टिफिकेट बोला था कि तुम्हारा 1 साल का गैप है, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, मैं घर वापस चला गया। वो तो फिर किसी ने मुझे पकड़ के लाया कि मैं तुम्हारा एक ये सर्टिफिकेट लगाना है और हो जाएगा एडमिशन, तब मैं एडमिशन ले पाया। तो बहुत सारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे वो बेचारे तो ये मान के बैठ गए कि उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये सही बोला सूरज सर ने कि आपराधिक काम किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जानबूझकर SC/ST और OBC के बच्चों को परेशान करने के लिए हर वो तरीका अपनाते हैं। आप मुझे बताइए, जो ये कह रहे थी कौशल मैम कि भाई हमने टाइम दिया, ये मतलब इस बार कोई यूरेका वाली चीज है क्या? किसको नहीं पता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है पूरा देश जो है 3 महीने से ठप पड़ा हुआ था, तो आप जून तक टाइम दे देंगे तो वो क्या कहाँ जाके सर्टिफिकेट बना लेगा OBC का बच्चा? क्या यहाँ बैठे हुए अधिकारी? अभी अनलॉक 5 शुरू हो रहा है, अभी तक सब कुछ थमा हुआ है, कोई पता अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ सर, जो लोग कमिटियों में काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि क्या आप लोग जाते थे क्या अपने ऑफिस? आप जूम मीटिंग करके डिसीजंस कर रहे हो, और उसके बाद आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन 100% फंक्शनिंग नहीं है। 2 दिन 3 दिन ड्यूटी चल रही है लोगों की। आते हैं सर, एक और सवाल है लक्ष्मण, क्या हनी बाबू की कमी दिख रही है? और जो OBC के प्रोफेसर हैं, कौशल पवार जी को तो हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो तो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं। ये OBC के प्रोफेसर लोग और कोई मतलब अभी भी लोग अब डर गए हैं सब हनी बाबू एक गिरफ्तारी हुई डर के बैठ गए, या सिर्फ आप लोग अकेले ही 4-5 लोग हैं? नहीं, बात आपकी बहुत गंभीर है, और मैं तो इसी बात को जोड़ के आगे बढ़ाता हूँ कि जहां जहां बोलने वाले लोग नहीं थे, जहां जहां लड़ने वाले लोग नहीं थे, वहां से इतने सारे रिजेक्शन और अन्याय हो चुके हैं। और जाने कितने, ये तो एडमिशन प्रोसेस है, इसी तरह से हर एक एकेडमिक प्रोसेस में ये सब अन्याय होता है। दिक्कत ये है कि जो अपर कास्ट में प्रोग्रेसिव सेकुलर डेमोक्रेटिक माइंडसेट के लोग हैं, उनको क्यों इस बात का इंतजार होता है कि AC और EC की मीटिंग में कोई SC/ST OBC आएगा तो ही वो बात बोलेगा। कोई एडमिशन कमेटी में अगर SC/ST OBC है, आज मैं अपने कॉलेज में गया तो मैंने भी एक बार पूछा जो एडमिशन इंचार्ज है, तो हमने कहा कि ये हिंदी डिपार्टमेंट के एक बच्चे का सेम केस है, 2019 का सर्टिफिकेट है, वो पेंडिंग है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे कॉलेज के 3-4 OBC टीचर दिख रहे थे, मैंने उन सब से पूछा बारी बारी कि आप लोगों को पता है नियम क्या चल रहा है? तो वो बोले कि हाँ ऐसे है वैसे है। उन लोगों को पता नहीं था, 2-3 लोग थे जिनको पता था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप उनको एडमिशन कमेटी को बोलिए, तब जाकर के ये चीजें होती। होता ये है कि यह कास्ट का मसला ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाला खुद को कभी जातिवादी नहीं कहेगा, वो अपर कास्ट खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन करेगा, और जो लड़ने वाला वो उसी तबके के आएगा। दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि किसी भी दौर में अच्छा, हर व्यक्ति नहीं लड़ता है। जो जंतर मंतर से लेकर तमाम जगह जो भाषण देते रहते हैं सवर्ण प्रोफेसर, वो लोग भी इनिशिएट नहीं करते हैं। मैं बहुत लोगों को नाम भी ले सकता हूं, मैं जानता हूं जो लोग हिंदू मुस्लिम मसले पर भाषण देते रहते हैं, मुसलमानों के हित ऐसी बनते रहते हैं, दलितों के हित ऐसी सो कॉल, ये लोग भी इस मामले पर कम से कम नहीं बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई और जब दाखिले का मामला हो SC/ST OBC के बच्चों का। तो कई बार होता ये है कि बहुत छोटे छोटे मसलों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हम तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि जो इस तरह छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहा है वो सबसे बड़ी लड़ाई है।
क्योंकि अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। और जहां तक रही बात हनी बाबू की, तो जिस दौर में हनी बाबू लड़ रहे होंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो अकेले या 2-4 ओबीसी प्रोफेसर थे। आज भी आप अगर पूरे सभी तरह के प्रोटेस्ट को एक चेहरे में कैद करें, तस्वीर में कैद करें, तो गिने चुने 5, 10, 20 लोग होंगे जो हर तरह की लड़ाई में शरीक होते हैं। वो देश और संविधान बचाने की भी लड़ाई में है, लेकिन जब जाति के खिलाफ, जातिवादी शोषण के खिलाफ लड़ना होता है तो वही पहल करते हैं, वही आगे है। तो वही 10, 20, 50 लोग। एक पॉलिटिकल सवाल पर आएंगे। क्या सूरज मंडल सर, पकौड़ा तलवाने की तैयारी है? अब पढ़ाई लिखाई से लगभग, चाहे नीट हो, नीट में मद्रास हाईकोर्ट के बाद भी ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया, एग्जाम ले लिया गया है, तमाम एग्जाम हो रहे हैं, लगभग तैयारी है कि आपदा को अवसर बदलते हुए एससी एसटी ओबीसी के लगभग निजीकरण का मसला हो, अब कॉलेज में दाखिला हो, लगभग आप लोग का खेल अब खत्म होने जा रहा है। शंभू जी, अभी अपने बेचारे सवर्ण प्रोफेसर जो थोड़ा सिद्धांतवादी है, उन पर आपने टिप्पणी की। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है, कौन से ओबीसी नेता है जो निजीकरण के कारण जो तमाम लोगों की रोजगार छीनी गई है, जो अभी क्रीमी लेयर का संघर्ष हमारा चल रहा था, उसमें अपना स्वर देने के लिए तैयार थे? कौन से ऐसे ओबीसी नेता हैं जो अभी बिहार में चुनाव रहा है तो इसलिए वो आगे आ रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रश्न को वो उठा रहे हैं? आज लोग A to Z की राजनीति की बात कर रहे हैं, बीच में बी और सी डॉक्टर क्लासेस। सर दो मिनट सर दिया जाए, क्योंकि ये आप जो पूछे वो दिल को छूने वाला प्रश्न है। वो हम लोग मजबूर, और ऐसे लग रहे हैं आज हमारे साथी प्रोफेसर जो यही चेहरे दिखेंगे, यही चेहरे दिखते हैं जंतर मंतर पर भी, तो और यही चेहरे दिखते हैं सोशल जस्टिस वाले जिनको राज्यसभा भेजा है, मनोज झा को पता भी होगा या हम उनको कल फोन करके बताएं? यही स्थिति है। आप छोड़िए ना, टिकट से बट रहा है उसका तो अलग किस्सा है, वो आप पूछ लीजिएगा अपने सूत्रों द्वारा। हम कि बिहार से लेकर गुजरात तक ओबीसी लड़ने के लिए आज जो मेडिकल नीट में जो खुलेआम कोरोना में परीक्षा लेकर, और इसलिए उसको दफा दफा किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो बची हुई सीटें हैं नीट में वो नहीं दी जाए ओबीसी को। इसी तरह जो निजीकरण का खेल है वो इसी तरह किया जा रहा है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को निकाला जाए नौकरियों से, और जो निजीकरण का दौर चलेगा उसमें तो सवर्णों का तो स्थान है। लेकिन कौन से हमारे साथी जो अभी एससी एसटी ओबीसी है वो आगे आ पाएंगे? कोई नेता नहीं है। और बिहार चुनाव के लिए सर एक संदेश है कि आप कम से कम कैंडिडेट से पूछिए, जो कई लोग लड़ रहे होंगे, कि आपके इन सामाजिक मुद्दों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पुराने कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और हमको टिकट मिल गया है। आप उनसे पूछिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई करने वाले हजारों फिगर्स आपको सुधांशु जी ने दिए, वो कम दिए हैं। इससे 3 गुना अधिक ओबीसी के बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, 3 गुना अधिक, क्योंकि ये सिर्फ मसला रिलीजियस का नहीं है। हमारे यहाँ करस्पॉन्डेंस कोर्स यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है, और भी जो है ये कॉलेजिएट सेक्शन है, सभी जगह ये प्रश्न आ रहा है। नॉन कॉलेजिएट सेक्शन है, सॉरी, और उस वजह से आ रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है, काफी देश में बड़े पैमाने पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और तमाम लोग चुनावी क्षेत्र में अपना भाषण दे रहे होंगे, लेकिन हमारी बात, हमारे बच्चों की बात, हमारे हक की बात को कहने वाले और सुनने वाले लोग नदारद है। क्या लग रहा है मैम, स्थिति बहुत अभी मतलब बहुत बुरी हो रही है, और अब लगभग मान लिया जाए कि स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग से सब किया जा रहा है कि इनको घुसने ही नहीं दिया जाए कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे थे, बहुत सारे लोग कौशल पवार बन रहे थे। अब ब्रेक वहीं आपको, पहले आपको पीएचडी में ब्रेक किया जाता था, हाई स्कूल में ब्रेक किया जाता था, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्रेक कर दिया जाए। देखिए शंभू, एक बात तो बिल्कुल तय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय हर साल यही गेम खेलता है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये तो कुछ लोगों का संघर्ष है, जैसे शंभू जी हैं, लक्ष्मण है, सूरज यादव सर हैं, और तमाम कुछ जिन लोगों ने प्रेशर डाला है, तो
यूनिवर्सिटी ने एफिडेविट दे दिया एक तरह से छूट। अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा और साइलेंस मोड पे चला जाता तो कुछ भी नहीं होना था, आप और हम चुप रहते। यूनिवर्सिटी तो यही चाहती है, बेसिकली हर साल का खेल है यूनिवर्सिटी का, ये पहली बार ओबीसी के साथ नहीं हो रहा। वो नहीं चाहते कि ओबीसी का रिजर्वेशन फुलफिल हो। तमाम सब्जेक्ट्स को उठा के देख लीजिए, लास्ट में जो सीट बचती है वो ओबीसी की ही बचती है। और उसके लिए यहाँ तक कि जो कट ऑफ गिराई जानी चाहिए फिर वो नहीं गिराई जाती, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसको बाद जो गैप होना चाहिए बाद में जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नहीं, जनरल पे तो नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कॉलेजेस के टीचर्स अगर चुप रहें तो यूनिवर्सिटी गेम खेल जाती है। अन्यथा तो जो कॉन्सेस है वो नहीं खेलने देते, बट दूसरे तरीके से गेम खेला जाता है। वो ये कि आप कट ऑफ को डाउन नहीं लेके जाते, जो डाउन लेके जाना चाहिए ताकि सीट फिल अप। एक चीज मैं सूरज यादव सर जब बोल रहे थे तो उनकी बात में एक चीज ऐड करना चाह रही थी, और सुधांशु जी ने भी जो बात की, ये सिर्फ अलॉटेड सीट का सवाल नहीं है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जनरल कैटेगरी के अनुसार जितनी सीटें यूआर में फर्स्ट कट ऑफ में जितने स्टूडेंट आएंगे हमें लेनी है। तो जिस अनुपात में जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है उसी अनुपात में हमें ओबीसी का भरना है। ये सवाल सिर्फ अलॉटेड सीट का नहीं है कि आपका 27% है आपको वो देना है, बल्कि जितनी जनरल की सीट आप भरते जाएंगे उतनी ही आपको ओबीसी की लेनी है, फिर उतनी एससी की लेनी है, उसी अनुपात में आपको एसटी की लेनी है। ये एक सवाल सुधांशु बताइए। मैं एक चीज और छोटी सी इसमें ऐड करने की परमिशन चाहती हूँ, वो ये कि तमाम चीजों को देखते हुए ये तो तय है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं चाहता होता कि ओबीसी के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर इस तरीके से एक अलॉटेड जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है या तमाम जो सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे तो उनकी सत्ता तो हिलने लगेगी। वो जो साइलेंस मोड पे जो हम लोगों को रखवाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उनकी चीजों को कामयाब होने के लिए रास्ता दिखाती है। यही तरीके वो अपनाते हैं। इसलिए आप ये देखिए, हमें ये उम्मीद थी कि शायद तमाम लोगों के संघर्ष के बाद इस कट ऑफ में फर्स्ट कट ऑफ में एक दिन दिया जाना चाहिए, और जो दिया जाना चाहिए था, मेरा सुझाव भी था ये कि एक दिन आपने क्यों नहीं दिया। फिर जब आप एक दिन में सारे रिजेक्ट कर सकते हैं फार्म एडमिशन के ओबीसी के, तो वो जो रिजेक्टेड फार्म है उसके लिए आपने कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया। आपने सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए सुविधा दी है, उनके लिए नहीं दी जो फर्स्ट डे वाले दिन आए, जिस दिन आपने रिजेक्ट किए फॉर्म, वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। आपने उनके लिए ईमेल नहीं भेजा गया उनके पास कि आप उनको दोबारा ईमेल करके कॉलेजेस ने किया हो कि आप दोबारा भरिए और उसमें इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे आप अंडरटेकिंग दीजिए, वो तो चले गए ना। तो इसलिए ये था कि फर्स्ट कट ऑफ का एक दिन जो भरपाई जो होनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो जानबूझ के लटकाया गया। आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह नहीं पता है कि कैटेगरी में एडमिशन होता ही है। आप जनरल कैटेगरी के एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी बैठे हैं। अगर आपको यूआर का लेना है तो आपको ओबीसी का भी तो लेना है। तो ये क्या यूनिवर्सिटी को ये पहले नहीं पता था ये प्रॉब्लम आएगी और उसका सोल्यूशन पहले निकाला जाए। दे रहा है दुरुस्त है, तो एक दिन तब भी नहीं मिला, आज बंद हो गया। जानबूझकर कह रहे। मेरे मन में एक सवाल है सुधांशु कि क्या रिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करते हैं और उनका मार्क्स जो है वो जनरल अनरिजर्व में अगर आता है तो ये नौकरी की तरह ये भी कर रहे हैं कि अनरिजर्व में रिजर्व वाले को रिजर्व में ही ले रहे हैं, या हमारा अच्छा कट ऑफ है तो हम अनरिजर्व में भी जा सकते हैं? नहीं, 2 पॉइंट क्लियर करते हैं। एक तो जो जैसे पहले आपका वाला कर देता हूँ, फिर कौशल मैम वाले में एक चीज जोड़ना है मुझे। देखिए इसमें क्या था, ये पिछले 3 साल पहले जब मैं डूटा का वाइस प्रेसिडेंट था तो मेरे पास ये केस आया था। हिंदू कॉलेज के एक साथी ने फोन किया था कि भाई ऐसा है, कंप्यूटर में ये सिस्टम कर दिया गया है, जैसे कोई भी बच्चा जनरल में क्वालिफाई कर जाता है उसके बावजूद भी जब वो फी भरने, जैसे कई टीचर चाह रहे थे कि भाई तुमने जनरल में क्वालिफाई कर दिया तो उसको जनरल में एडमिशन दे रहे हैं। और खास करके जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए टीचर्स आजकल एडमिशन कमेटी में रहते हैं तो बहुत अपनी अपने तरीके से जितना होता है वो विरोध करते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी बात। तो उसमें हो क्या रहा था कि जब बच्चा फी भरने जा रहा था तो कंप्यूटर उसको जनरल में रिजेक्ट कर दे रहा था, क्योंकि उसने ओबीसी में भर रखा है या एससी में भर रखा है या एसटी में भर। तो मेरे पास जब सूचना आई, डूटा में एक साथी ने फोन किया कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप जरा एक इसको देखिए। तो मैं डीन के ऑफिस में गया, वहां पर काफी जद्दोजहद हुई 4 घंटे। और मैं वो बात जो मैंने उनसे कहा है वो मैं यहाँ पब्लिकली नहीं कहना चाहता, मैं प्रोफेसर हूँ, बहुत भद्दे तरीके से मुझे उनको बोलना पड़ा।
उसके बाद जो व्यवस्था की गई वो हमारे सारे साथियों को जानना चाहिए। अभी ये क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चे का एडमिशन तो ओबीसी में ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चा जो है जनरल के लिए क्वालिफाई कर गया, तो उसको एडमिशन तो ये ओबीसी में ही देंगे उन चारों बच्चों को। लेकिन अब व्यवस्था इन्होंने क्या कर दिया है कि जैसे मान लीजिए 10 सीट ओबीसी की थी और 10 एडमिशन इन्होंने लिया, उसमें से 4 बच्चा जो है जनरल के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो वो 4 सीट दोबारा वो ओबीसी के लिए खाली कर देते। इसका मतलब वो ओबीसी को वो सीटें या एससी को वो सीटें मिल जाती। जो इसलिए कोई वो उस तरह का खेल तो ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको हमने ठीक कराया 3 साल पहले लड़ झगड़ के, मतलब टेबल उलटना पड़ा मुझे। मैं अब लिटरली आज कहूँ, मैं ये भाषा मैंने बोला था, मैं तुम्हारा टेबल उलट दूंगा, यूनिवर्सिटी चलने नहीं दूंगा, ये मुझे बोलना पड़ा। लेकिन जो कौशल मैम कह रही थी कि जनरल में कन्वर्ट नहीं होता, लीगली नहीं करते हैं कन्वर्ट। कैसे करते हैं मैं वो आपको बताऊं। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है हिंदी और क्लासरूम का स्ट्रेंथ है 60 बच्चे का एडमिशन लेना। अब ये क्या करेंगे कि जनरल, जैसे फर्स्ट कट ऑफ इन्होंने निकाला 80% का, तो जनरल के मान लीजिए 20 बच्चे आ गए, 20 ले लिया इन्होंने। ओबीसी और एससी एसटी के कम बच्चे आए तो उनको कम लिया, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम आए। ये हर कट ऑफ के साथ ये जनरल के बच्चों का एडमिशन ज्यादा लेते हैं और ओबीसी के बच्चों को खाली रख देते हैं उनकी सीट। मान लीजिए उनकी अलॉटेड सीट 60 में से 30 सीट रिजर्व की थी, तो वो कोशिश करेंगे कि रिजर्व के 20 ही बच्चे आए लास्ट तक। और इधर ये क्या करेंगे, जो 30 जनरल का ले रहे हैं उसमें 40 एडमिशन जो है जनरल का ले लेंगे 30 सीट के ऊपर। मतलब कट ऑफ कम करते जाएंगे तो ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, और उसके बाद वो मैं समझ गया जी। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, सूरज जी आप लंबे ज्यादा सीनियर हैं प्रोफेसरों में, ये जो अभी जो नए हमारे में नई सरकार 2014 से आई है, इसमें ज्यादा समस्या बढ़ी है या पहले भी ऐसे ही थी? ये तमाम समय में, खासतौर से 91 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय से तो तुरंत लागू तो नहीं हो पाया था, लेकिन जो एक प्रताड़ना और जो एक एटीट्यूड का जो प्रश्न है वो तो उस समय से भी था और बड़े गंभीर रूप से था। लेकिन ये जब माननीय अर्जुन सिंह जी ने जब मंडल कमीशन को शिक्षा में लागू किया है, तब से इस पर जो प्रहार है ओबीसी या एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों पर, वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वो बच्चे एडमिशन लेने में कामयाब हो रहे हैं। जिन बच्चों को कभी सूरत दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं देख सकते थे, किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो अब आने लगे हैं। तो जाहिर है कि उनको रोकने का प्रयास भी उसी बड़े पैमाने पर शुरू है, उसी समय से 2007-8 के बाद से ये शुरू है। लेकिन ये जो 2014 के बाद ये इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये इतना विषैला हो गया है कि अगर आप सही बात बोल रहे हैं तो आप हाशिए पर आ सकते हैं, आपको अपमानित किया जा सकता है, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ये मैसेज भी साथ साथ लोगों तक जा रहा है। इसलिए जब आपने प्रश्न किया कि दूसरे लक्ष्मण मेरा सवाल यही था कि क्या जो बच्चे हैं, क्या ये डर है सरकार को? और जिस तरह से हम मान ले कि सिर्फ आरएसएस का ही दोष नहीं है, पॉलिटिकल ही नहीं हो रहा है, हर पढ़ा लिखा सवर्ण जो हम लोग कहते हैं कि अब जातिवाद जो है वो शहरों में आ गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, गांव से, तो हर पढ़ा लिखा जो सवर्ण है वो मतलब अपने तरीके से जातिवाद कर रहा है। सिर्फ आरएसएस को दोष मत दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया। मैं आखिरी क्या मान ले कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा सवर्ण समाज के लोग हैं वो उतना ज्यादा जातिवादी हैं, सिर्फ आरएसएस को दोष मत दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी समाज चाहते हैं कि गैर सवर्ण पढ़ाई लिखाई से दूर रहे, क्योंकि अब दोनों बात, जैसे मीडिया में मैंने देखा है कि कोई सवर्ण नहीं चाहता है कि कोई गैर सवर्ण आए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में चूंकि आप लोग हैं तो आप लोग देख रहे हैं, तो वो मतलब एकदम तय है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो चाहते नहीं है कि गैर सवर्ण आए। नहीं, मैं इसे इस रूप में कहूंगा शंभू जी कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अभी एक बात सुधांशु जी ने और बाकी सारे वक्ताओं ने जो बोली कि एक ओबीसी एससी एसटी टीचर अगर अपने कॉलेज में भी बोल ले, एडमिशन के समय भी आवाज उठा ले, तो शायद वो कुछ दर्जन और कुछ 100 बच्चों का भला कर लेता है, बेशक वो कहीं बाहर कोई बड़ी लड़ाई में शामिल ना हो। यानी आपकी जो अपनी जिम्मेदारी थी वो भी अगर आपने निभा दिया तो भी आप अपने समाज को एक कुछ दे रहे थे, बैक टू सोसाइटी है। अगर आप बिल्कुल चुप हैं, आप वहां भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। दूसरी बात, सवर्णों की बात आपने की, तो कल तो उनका बच्चा भी शिकार होगा ना, क्योंकि वो प्रोफेसर हो गए, जरूरी तो नहीं उनका बच्चा भी तो पढ़ेगा तभी प्रोफेसर होगा, उनके बच्चे के साथ भी भेदभाव होगा।
हाँ, ओबीसी के साथ ये संकट है ना कि वो क्रीमी लेयर में आने के बाद उसको लगता है कि मेरे बच्चे को तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, तो क्रीमी लेयर तो इसीलिए लाया भी गया था। तो एक ये दिक्कत है। सवर्णों वाली जो बात कही है, एक लाइन में उसका जवाब देना चाहूंगा कि मैं अगर मुझसे ये आप ये पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 100 में 50 सवर्ण मान लेते हैं कि वो जातिवादी हैं और 50 सेकुलर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो कुछ भी। ऐसी जगहों पर होता ये है कि जो जातिवादी हैं वो बेहद मुखर होते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, और जो डी कास्ट होना चाहते हैं या डी कास्ट हो चुके होते हैं वो अमूमन चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चुप हो गए तो चुप रहना भी दरअसल दोषी का साथ देना है। वैसे ही सूरज सर की बात से जोड़ करके ये बात और कहूंगा कि हम जो जातिवादी हैं, जिन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया, जिनने सबसे ज्यादा लाभ उठाया, उनको दोष दें, लेकिन साथ में उनको सबसे ज्यादा दोषी बताएं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया, जो आज सिस्टम में है, लेकिन वो अपने हिस्से की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी बात है। अगर हम सारे 50% लोग भी अगर इस सिस्टम में हैं और वो लड़ाई लड़ें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे ज्यादा एडमिशन यहाँ हो रहे हैं, देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। बाकी देश भर के विश्वविद्यालय तो यूं ही बर्बाद हो चुके हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन से ऐसी छेड़छाड़ हो रही है और वो सफल हो जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस देश में 70 साल बाद भी संविधान के आधार पर भी कुछ बदला है, क्योंकि सत्ता और ज्ञान के प्रतिष्ठान आज भी उनके कब्जे में है। जो जातिवादी लोग हैं और जो डी कास्ट है वो या तो चुप है या उनका साथ दे रहे हैं। और इसलिए अगर ये लड़ाई लड़नी है तो केवल आप दोषी को, आरएसएस को दोष मत दीजिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अपने में एकजुट होइए। अगर सब मिल करके बोलने लगे तो देखिए, नोटिफिकेशन अगर 2 दिन बाद भी आ सकता है तो ये देश भी 2-4 साल बाद बदल सकता है, 2 दशक बाद बदल सकता है। लेकिन अगर हम अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर दोष तो किसी को भी देते रहिए। शुक्रिया लक्ष्मण, शुक्रिया कौशल पवार मैम, शुक्रिया सूरज सर। मैं एक लाइन में बाइंड अप कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जुड़िए, 1 मिनट रुके रहिए। अगर आप लोग को लगता है कि सब्जी वाला, ठेला वाला, मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, गांव में जातिवाद खत्म हो चुका है, मैं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील करता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और खासकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, नौकरी में हैं, या उनका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, अच्छा करे, तो आप लोग को ये खबर देखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो टीवी अखबार आप देख रहे हैं वहां आपके सरकार की बात नहीं है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, अपने से संघर्ष किया, और बाबा साहब के प्रति इनकी कृतज्ञता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है। इन चारों लोगों ने लगातार एडमिशन में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका असर भी हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, अगर सब मिलकर आप आवाज उठाएंगे तो हम संविधान लागू भी करवा सकते हैं, बेहतर व्यवस्था भी कर सकते हैं, देश भी बेहतर होगा। और नहीं तो अगर आप ये गफलत में हैं कि आप आज कलेक्टर हैं, DM है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, आपका बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गफलत में हैं, क्योंकि कल आपका बच्चा विधायक पैदा नहीं होगा, सांसद पैदा नहीं होगा, प्रोफेसर पैदा नहीं होगा, जाति कभी जाति नहीं है, उसको भी समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। तो ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है। नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है कि वो तमाम खबरें जो आपके हक अधिकार से जुड़ी है, जो संवैधानिक खबरें, वो आप तक पहुंचाई जाए। और इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में आपके साथ, खासकर OBC के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपको तय करना है कि आपको घंटा बजाना है या अपने बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो मैम कौशल पवार हैं या लक्ष्मण यादव या सुधांशु जी हैं या डॉक्टर सूरज मंडल जैसा बनाना है। और जो लोग कार्यरत हैं, अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो जाति आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। आप सबका शुक्रिया, आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया सब लोग का, धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।